नमस्कार। हम हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण पर हम सतत बात कर रहे हैं और पिछली कक्षा में हमने ये देखा कि आदिकाल जो हिंदी साहित्य का पहला कालखंड है उसका नामकरण किस तरह किया गया। हमने ये जाना कि उसके द्वारा उसमें पहले कालखंड के जो आचार्यों द्वारा और जो हमारे आलोचक हुए उन्होंने जो इस कालखंड का जो नाम दिया, जिसमें 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक का जो समय था, दो माने गए। 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक के समय को भी कुछ आलोचकों ने आदिकाल का नाम दिया, जिसमें डॉक्टर नगेंद्र शामिल हैं। और 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक का जो समय, तो कुल मिला के यूँ मान लीजिए मोटे तौर पर कि जो इस अवधि का जो समय था उसको जो नामकरण दिया गया, उसका जो सर्वमान्य नाम हुआ वो तो आदिकाल हुआ। इसके अलावा हमने देखा कि डॉक्टर ग्रियर्सन इसे चारण काल नाम देते हैं, मिश्र बंधु प्रारंभिक काल नाम देते हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा संधि काल या चारण काल इसे नाम देते हैं, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसे वीर काल नाम देते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी इसे बीज वपन काल नाम देते हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल नाम देते हैं। और इसके पश्चात हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो इसे आदिकाल नाम देते हैं, जो कि विभिन्न प्रारंभिक प्रवृत्तियों का द्योतक था, इसलिए इसे ये नाम जो है सर्वमान्य हुआ। इसमें सभी रचनाएं भी स्थान पा गई, चाहे वो अपभ्रंश की हो, जैन साहित्य की हो, सिद्ध की हो, नाथ की हो या लौकिक साहित्य की हो। आज हम जिस पर बात कर रहे हैं वो इसके परवर्ती कालखंडों की हम बात करेंगे। देखिए, जो इसके पश्चात जो समय आता है 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक का जो कालखंड है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत का नाम दिया है, और इसे ही जब ईस्वी में कहते हैं तो 57 वर्ष घटा दीजिए, 1318 से 1643 ईस्वी का जो समय है इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल के नाम से तो अभिहित किया ही है, और साथ ही भक्ति की प्रधानता होने के कारण इसे भक्ति काल नाम दिया है। और चूंकि ये नाम जो है परवर्ती सभी विद्वानों द्वारा स्वीकार्य हुआ, इसलिए इसे सर्वमान्य ये नाम रहा, और इसे मान लिया गया कि दूसरा जो कालखंड है वो जो 1375 से जो 1700 विक्रम संवत का जो समय है उसे भक्ति काल के नाम से जाना जाएगा। इस पर कोई विवाद नहीं है। ये जो द्वितीय कालखंड है, जिसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, ये दूसरा कालखंड है और इसके बारे में तनिक भी विवाद नहीं है। इसके बारे में एक सामान्य सी जो जानकारी है वो लेनी चाहिए। देखिए, हिंदी साहित्य का ये जो द्वितीय कालखंड है, जिसे भक्ति काल कहा है, कुछ लोग इसे धार्मिक काल भी कहते हैं, लेकिन धर्म इस काल की प्रवृत्ति नहीं है, भक्ति तत्व की प्रधानता कहा जा सकता है। देखिए, और जो भक्ति है वो भी 3 प्रकार की रही है। वो ज्ञान मार्गी भी रही है, वो प्रेम मार्गी रही है और भक्ति मूलक रही है, और इन तीनों ही प्रवृत्तियों में भक्ति भावना जो है प्रमुख प्रवृत्ति रही है। यदि भक्ति काल की बात करें तो इसके समूचे साहित्य को 2 प्रमुख काव्यधाराओं में बांटा जा सकता है, जिसमें सगुण काव्यधारा और निर्गुण काव्यधारा में बांटा गया है। जब हम सगुण और निर्गुण की बात करते हैं, हम निर्गुण को पहले रखते हैं। निर्गुण की बात जब कहते हैं तो जो निराकार ईश्वर है, जो गुण रहित है, जो विकार रहित है, जिसका कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, जिसे कबीर कहते हैं जाके मुख माथा नहीं, तो उस काव्यधारा की जब हम बात करते हैं तो उसे फिर से 2 विभागों में बांट दिया जाता है, और उसे ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा कहते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा या ज्ञानाश्रयी शाखा जो है, चूंकि इसमें ज्ञान की प्रधानता रही, तो इसके जितने भी संत कवि हुए, चाहे कबीर, दादू, नानक, रैदास, वो सभी इसमें आते हैं, और कबीर इसके प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ज्ञान की बात कही, और इनका जितना भी जो दर्शन था, बहुश्रुत थे ये, देशाटन इन्होंने बहुत किया था, धार्मिक आडंबरों के ये विरोधी थे। तो ज्ञान तत्व की प्रधानता होने के कारण इन्होंने जो पद कहे, जो साखियां कहीं, वो इस काव्यधारा में ज्ञान मार्गी शाखा में रखी गई। दूसरी जो शाखा है वो प्रेमाश्रयी काव्यधारा, जो प्रेम का आश्रय लेकर चलती है, जिसमें रहस्यवाद है, लेकिन जो भावनात्मक रहस्यवाद की बात करता है, जो उस ईश्वर को
किसी रूप में तो नहीं मानता है, लेकिन उसे प्रेयस या प्रेयसी के रूप में मानता है। तो इसमें सूफी काव्यधारा आती है, और जब हम सूफी काव्यधारा की बात करते हैं तो वो उसके प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी आते हैं। इसमें मंझन, उस्मान, शेख नबी, ये सारे जो कवि हैं, जो पूरी सूफी काव्यधारा है वो इस जो विभाग है उसमें स्थान पाती है। दूसरी ओर है सगुण, जो गुणों के साथ है, जो जन्म भी लेता है, जिसका एक निश्चित आकार है। जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो हमने उन्हें त्रिभंगी मुद्रा में बताया है, हाथों में मुरली लेकर बताया है। राम की बात की है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का एक चित्र हमने मन में अंकित किया है। तो ये जिसने अवतारवाद की जो बात कर रहे हैं, जहाँ मूर्ति पूजा की बात आ जाती है, जिसे एक रूप में बांध दिया जाता है, वह सगुण काव्यधारा है। और सगुण काव्यधारा में फिर काव्यधारा को दो भागों में बांटा जाता है, और वहां पर हम बात करते हैं कृष्ण मार्ग की शाखा और राम मार्ग की शाखा, या रामाश्रयी शाखा या कृष्णाश्रयी शाखा। जब हम रामाश्रयी शाखा की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि तुलसीदास इसके प्रतिनिधि कवि हैं। तुलसी का मानस जो है, रामचरितमानस, अवधी भाषा का और रामाश्रयी काव्यधारा का प्रतिनिधि ग्रंथ है। इसके अलावा अग्रदास को आप इसमें मान सकते हैं, और भी कवि हैं, लेकिन प्रतिनिधि कवियों में तुलसीदास यहाँ पर माने जाते हैं। जब हम कृष्ण मार्ग की शाखा की बात करते हैं तो जिसमें कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। देखिए, कृष्ण मार्ग की शाखा की जब हम बात कर रहे हैं तो कृष्ण मार्ग की शाखा में सूरदास यूं तो प्रतिनिधि कवि हैं। ब्रज भाषा में ये समूचा काव्य लिखा गया है, और साथ ही अष्टछाप के जो कवि हैं, 8 कवि, वो भी इसमें महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चाहे परमानंद दास हों या आप कुंभन दास, नंददास की बात करें तो सारे, चित स्वामी, गोविंद स्वामी, सारे कवि इसमें प्रमुख भूमिका रखते हैं, और सूरदास इस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो ये भक्ति काल है जो हमने 14वीं से 17वीं शताब्दी तक का कालखंड माना है, और इसका जो समय है जब आप देखते हैं तो 1375 से 1700 विक्रम संवत या 1318 से इसे माना गया है 1643 ईस्वी। तो ये आप यहाँ पर भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। जब आप ईस्वी में किसी विक्रम संवत को बदलते हैं तो उसमें बस 57 वर्ष घटा लीजिए तो वो बन जाएगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि मानिए जैसे आपने विक्रम संवत में पढ़ा है और नेट आदि परीक्षाओं में वहां पर ईस्वी में दे रखा है, तो एकदम से घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ हो तो या तो उसमें 57 जोड़ लिया जाए, विक्रम संवत से ईस्वी में करना है तो घटा लिया जाए, और ईस्वी से विक्रम संवत में करना है तो उसमें जोड़ लिया जाए। तो ये कुछ बातें हैं जिसे ध्यान रखना आवश्यक है। देखिए, निर्गुण धारा में ही यदि हम देखें तो प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत हम देख रहे हैं जायसी, कुतुबन, मंझन आदि आते हैं, और ज्ञानाश्रय में हमने बात की कबीरदास, मलुकदास, पलटूदास, रैदास आदि प्रमुख है। और भक्तिकाल की रचनाएं संख्या, गुणात्मक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं होती हैं। इसीलिए जो साहित्यिक विशेषताओं के कारण, वैविध्य के कारण, रचना बाहुल्य के कारण इस कालखंड को हम स्वर्ण काल नाम दे देते हैं। इसके बाद जो कालखंड आता है 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक का जो समय है, इसे यूं तो रीति काल के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस नाम तक जो हम पहुंचे हैं ये इतना आसान नहीं रहा है। जब हम 1700 से 1900 तक के समय को कहते हैं तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इसे उत्तर मध्यकाल नाम एक बारी, क्योंकि पूर्व मध्यकाल नाम भक्तिकाल दिया है तो उत्तर मध्यकाल, जो मध्यकाल का जो दूसरा भाग है उसे उत्तर मध्यकाल नाम देते हैं, और रीति तत्व की प्रधानता के कारण इसे रीतिकाल नाम भी देते हैं। लेकिन इससे पहले मिश्र बंधु जो है इस कालखंड को अलंकृत काल नाम दे देते हैं, और अलंकृत काल नाम देने का मतलब उनका ये रहा है
कि इसमें अलंकारों की प्रधानता थी, लेकिन जैसे ही हम अलंकार काल नाम दे देते हैं, तो चूंकि इस कालखंड में श्रृंगारत्व की भी प्रधानता रही और इस कालखंड में शास्त्र विषयक जो ग्रंथ हैं, जिसे हमने लक्षण उदाहरण ग्रंथ कहा या काव्यांग की जो रीति संबंधी जो ग्रंथ कहा, उसकी उपेक्षा हो जाती है। इस नाम से वो ध्वनित नहीं होता, इसलिए ये नाम स्वीकार्य नहीं हुआ। और जो अलंकृत काल नाम रीतिकालीन कवियों ने केवल रचना शैली को प्रदर्शित करता है उनकी, इसलिए भी ये काल स्वीकार नहीं हुआ, ये नामकरण स्वीकार नहीं हुआ। रमाशंकर शुक्ल रसाल जो है इस काल को कला काल नाम देते हैं। उनका कहना है कि जो मुगल सम्राट जो शाहजहां हुए, उन्होंने उनका जो समय यही था और जो उनका कालखंड था वो कलागत विशिष्टताओं से भरा हुआ था। तो इस युग में एक तरह तो स्थापत्य का जहाँ चरम बिंदु था, वहीं नाना कलाएं भी पल्लवित हो रही थी। तो इसलिए कविता भी कलात्मकता से युक्त हुई इस काल में, इसलिए इस काल को कला काल नाम दे देना चाहिए। लेकिन जब कला काल नाम देते हैं तो वो भी किसी प्रवृत्ति विशेष को नहीं ध्वनित करता है। कलाएं तो हर युग में होती है, इसलिए इस नामकरण को भी स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद हम बात करें तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो हैं वो इस कालखंड को श्रृंगार काल कहकर पुकारते हैं और वो कहते हैं कि इस कालखंड में श्रृंगार जो रस है उसका प्रधानता है, इसलिए इस कालखंड को श्रृंगार काल नाम दे देना चाहिए। लेकिन यदि हम श्रृंगार काल नाम दे देते हैं तो इस युग में ऐसा तो नहीं है कि भक्ति से संबंधित कोई रचनाएं नहीं लिखी गई, नीति से संबंधित कोई रचनाएं नहीं लिखी गई। वीर रस भूषण का काव्य बचा रह जाएगा अगर हम केवल यही नाम दे देते हैं। और नीति की बात, वीर रस की बात, भक्ति की बात जो बिहारी भी करते हैं, तो वो प्रवृत्तियां कहीं ना कहीं अलग रह जाएंगी। और यद्यपि श्रृंगारिक एक प्रवृत्ति है वहां पर, क्योंकि रीतिकाल के जो कवि हुए हैं वो आश्रयदाता कवि रहे हैं और उनका उद्देश्य यही था कि अपने आश्रयदाता जो राजा हैं उनका मनोरंजन किया जाए। तो जहां मनोरंजन की बात है, जहां दरबारी साहित्य है, वहां श्रृंगार तो आएगा ही आएगा। लेकिन केवल श्रृंगार ही एकमात्र प्रवृत्ति नहीं है और श्रृंगार रस की प्रधानता जरूर है, परंतु वह स्वतंत्र ना होकर वह भी रीति पर आधारित है, इसलिए ये नामकरण भी उचित नहीं माना गया। फिर आते हैं हम जो सर्वमान्य हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग का जो नामकरण है वो रीतिकाल के नाम से किया है। उनका मत है कि इन रीति ग्रंथों के कर्ता जो हैं वो भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे और उन्हें साथ ही वो काव्यांग और जो काव्यांगों के परिचित थे, काव्य कला में निपुण थे। और इसलिए यहाँ पर वो कहते हैं कि वामन जब कहते हैं विशिष्ट पद रचना रीति, वामन कह देते हैं और यहाँ पर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं वो काव्यांग विशेष के रूप में रीति। लेकिन यहाँ रीति काव्यांगों के रूप में आई है और यहाँ पर उनका उद्देश्य है कि काव्यांगों की विवेचना की गई, लक्षण उदाहरण ग्रंथ यहाँ पर लिखे गए और रीति तत्व का बाहुल्य यहाँ पर देखा जाता है। इसलिए इस कालखंड को जो नाम है वो रीतिकाल नाम देना सर्वथा उपयुक्त है। तो इसे मानकर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो इस कालखंड को नाम क्या दे देते हैं, रीतिकाल की संज्ञा दे देते हैं। 1700 से 1900 विक्रम संवत का जो समय है उसे वे रीतिकाल की संज्ञा देते हैं। इसके बाद जो 1900 से अब तक का समय आता है उसे आधुनिक काल का नाम दिया गया। लेकिन इससे पहले हम रीतिकाल के कुछ बातों पर और चर्चा कर लेते हैं कि जो रस, अलंकार, ध्वनि की बात कर रहे हैं, वक्रोक्ति और औचित्य, ये सारे जो हैं काव्य के अंग कहलाते हैं और चूंकि इस कालखंड में इन्हीं अंगों पर लक्षण और उदाहरण ग्रंथ बहुत अधिक लिखे गए, इसलिए इस कालखंड को रीतिकाल नाम दिया गया। ये ठीक है कि यहाँ पर इस कालखंड में श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति है, आश्रयदाता राजाओं का गुणगान है, उनकी वीरता का गुणगान है, वहाँ पर मनोरंजन का आधिक्य है, श्रृंगार रस का प्राबल्य है, इसलिए श्रृंगार काल कहना चाहिए। लेकिन इन नामों में रीतिकाल अधिक प्रचलित रहा, क्यों रहा हमने ये देखा।
तो यहाँ पर श्रृंगार का आधिक्य था, मनोरंजन की प्रवृत्ति थी, विलासिता का बोलबाला था, और जो राधा कृष्ण जो भक्ति में आराध्य थे वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, एक सामान्य नायक और नायिका के रूप में चित्रित हो जाते हैं। तो श्रृंगार रस प्रधान जो रचनाएं हैं वो इस युग में अधिक लिखी गई। इसी तरह जब हम आधुनिक काल की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल बहुत सारी प्रवृत्तियों का तो सूचक है ही, साथ ही जो खड़ी बोली हिंदी है उसमें भी नाना प्रवृत्तियां जो वहाँ पर शुरू होती है, नाना विधाएं जो प्रारंभ होती है, उसका भी प्रारंभ का काल है। और साथ ही जो गद्य की बात होती है, जो इससे पहले जो 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, या भाषा योग वशिष्ठ के रूप में, या हम आदिकाल में देखें तो चंपू काव्य के रूप में राउल बेल, तो वहां पर जो प्रवृत्ति मिलती है उसके बाद यहाँ पर पहल हिंदी गद्य का प्रारंभ होता है। इसीलिए शुक्ल इस युग को गद्य काल कह देते हैं। और उनके अनुसार उन्होंने क्यों कहा है, क्योंकि गद्य जो है वो 19वीं शताब्दी की सबसे बड़ी प्रधान घटना है, बड़ी उपलब्धि है। तो इसलिए इस युग में चूंकि गद्य का सम्यक विकास हुआ, नाना विधाओं का विकास हुआ, और जो पद्य है वो भी खड़ी बोली में लिखा जाने लगा, इसलिए इस काल का नाम, और चूंकि विभिन्न प्रवृत्तियों का भी सूचक है, इसलिए आधुनिक काल इस कालखंड का नाम दिया गया। और यदि हम इस विभिन्न विधाओं को देखें तो यहाँ पर नाटक, कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, यात्रावृत, संस्मरण, विभिन्न विधाओं में जो साहित्य इस समय रचा गया, तो इसलिए इस काल को आधुनिक काल नाम दिया। हम बाद में और देखेंगे कि जब हम कविता का विभाजन करते हैं तो वहाँ पर कविता के युगों को देखते हैं तो वहाँ किस प्रकार भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इन धाराओं में, फिर नई कविता, इस प्रकार की धारा में, और समकालीन कविता, इसमें बांटा गया। जब हम निबंध की बात करेंगे तो वहाँ व्यक्ति विशेष को देखा गया, और चूंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं निबंध साहित्य में, निबंध के रचनाओं में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं, इसलिए उसे शुक्ल युग, शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग में जाना गया। इसी तरह प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, चूंकि नाटक और एकांकी में उन्होंने बहुत उल्लेखनीय काम किया है, बहुत महत्वपूर्ण साहित्य रचा है, इसलिए उनके विकास क्रम को जब हम पढ़ते हैं तो प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक, प्रसाद युगीन हिंदी नाटक और प्रसादोत्तर हिंदी उपन्यास की बात करते हैं। यूं उपन्यास या कहानी, तो उपन्यास में चूंकि प्रेमचंद कथा सम्राट हैं, उपन्यास सम्राट है, इसलिए प्रेमचंद को आधार मानते हुए वहां पर प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास की बात करते हैं तो वहां पर चूंकि स्वतंत्रता के आसपास वहां पर बहुत सारी प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। वहां पर ऐतिहासिक नाटकों का शुरुआत होती है, वहां मनोविश्लेषणवादी नाटकों की उपन्यासों की शुरुआत होती है, अस्तित्ववादी उपन्यासों की शुरुआत होती है, और आंचलिक उपन्यासों लिखे जाते हैं जिसमें फणीश्वरनाथ रेणु, नागार्जुन ये रचनाएं लेकर आते हैं। तो ये विभिन्न विधाओं, विभिन्न प्रवृत्तियों को लेकर ये साहित्य रचा जाता है। तो इस आधार पर इसका विभाजन, इसका विकास क्रम भी हम देखते हैं। इसी तरह हिंदी कहानी में भी जब हम देखते हैं तो प्रेमचंद को ही मानक मानते हुए प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी और प्रेमचंदोत्तर, और इसके बाद जो स्वतंत्रता के पश्चात जो कहानी में आंदोलन आते हैं उसको भी हम देखते हैं, चाहे वो समांतर कहानी आंदोलन है, सचेतन कहानी आंदोलन हो, नई कहानी आंदोलन हो, नई कहानी त्रयी की जब हम बात करेंगे तो मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र प्रसाद यादव। तो ये सारे जो इतने सारे कालखंड हैं, इतने सारे विभाजन हैं, वो हम सिलसिलेवार देखेंगे। अभी तक हमने जो बात की है वो बात की है इस पर, आपके नामकरण पर, और इन कालों का एक सामान्य परिचय हमने जाना। तो
यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न आपसे जब नेट और सेट की परीक्षाओं में या आरपीएससी की परीक्षाओं में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, जब विश्वविद्यालय की परीक्षा होगी तब तो आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि नामकरण विषयक विभिन्न मतों को समझाते हुए कौन सा नाम सर्वमान्य रहा, उसकी तर्क सहित व्याख्या कीजिए। तो आपको सतर्क बताना है कि कौन सा नाम क्यों नहीं स्वीकार है और किस नाम को स्वीकार किया गया है। और ये प्रश्न 2 कालों से संबंधित ही पूछा जाएगा, चाहे वो आदिकाल हो या रीतिकाल। तो एमए के विद्यार्थी यहाँ पर ये ध्यान दें। प्रथम वर्ष के विद्यार्थी जो हैं उनसे ये पूछा जाएगा, उनसे दोनों ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आदिकाल का भी और रीतिकाल का भी, एमए के विद्यार्थियों की तरह ही। लेकिन जो द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं वो ये ध्यान दें कि उनसे क्योंकि उन्हें रीतिकाल पढ़ना है द्वितीय वर्ष में, तो वहां पर ये प्रश्न उनके लिए 100% बनता है, तो उसे तैयार करें। जब हम नेट सेट परीक्षाओं की बात करते हैं तो वहां पूछा जाएगा कि जो आपके चारण काल नाम है वो किसने दिया है। तो आपके सिद्ध सामंत युग है तो आपको बताना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाम दिया है सिद्ध सामंत युग। इसी तरह जब आपसे पूछा जाता है कि किसने अलंकृत काल नाम दिया है तो आपको बताना है मिश्र बंधुओं ने दिया है। तो इस प्रकार ये जो विभिन्न नामकरण है, चारण काल नाम आप ग्रियर्सन ने भी दिया है तो आपको सचेत होकर देना है, क्योंकि जब आप संधि काल और चारण काल कहते हैं तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा आता है और चारण काल नाम केवल पूछा जाता है तो ग्रियर्सन भी। तो विकल्पानुसार आपको वहां चीजें देखनी है। इसी तरह पूछा जा सकता है प्रारंभिक काल नामकरण किसने दिया है, तो मिश्र बंधु, सिद्ध सामंत काल, राहुल सांकृत्यायन। तो ये सारे प्रश्न वहां पर बनते हैं। कलाकाल नाम रीतिकाल को किसने दिया है, तो वहां पर रमाशंकर शुक्ल, रसाल जो हैं वो आना चाहिए। तो ये सारी बातें जो हैं आपको ध्यान रखते हुए फिर इस विषय को देखना है ताकि इस विषय में आप पारंगत हो जाएं। आज के लिए इतना ही, और इसके बाद हम जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसके एक एक कालखंड को लेकर उसके प्रवृत्तिगत वैशिष्ट्य को, उसके आलोचनात्मक रुझान को, उसमें कौन सा साहित्य श्रेष्ठ रचा गया, उन सब पर हम सिलसिलेवार बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।